Hello students, it's me Jagpan sir with online classes Supreme 60 Institute. Today we'll start the animal physiology. In animal physiology will be the first chapter digestion. अब देखिए हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है. डाइजेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये. कह रहा मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय बॉडी सेल्स. बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको समझिए ध्यान से. कह रहा है कि मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. मैकेनिकल मीन्स क्या है यहाँ पर कि आप उसको टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हैं, केमिकली कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पर जो केमिकल का मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या है एंजाइमेटिक एक्शन. आप कुछ न कुछ उसमें से केमिकली चेंज करेंगे. क्या है यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है ना, उसमें से एंजाइमेटिक एक्शन हो. मैकेनिकल मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इनटू पीसेस. आप सिंपली आप लिख लीजिए, इसका मीन्स क्या है इनटू पीसेस. आप पीस में उसको करेंगे पीसेस, ठीक है ना. और केमिकल एंजाइमेटिक एक्शन होगा उसमें से. और फिर क्या होगा फूड टू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय बॉडी सेल्स. इट इंक्लूड्स टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन. पहला हमारे पास क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल. एंड सेकेंड वन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारी जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो आ जाएंगे अपने पास में. अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास डाइजेशन का मीन्स क्या है एक्चुअल में वो हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें कि डाइजेशन क्या है. मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक फूड पार्टिकल है और वो फूड पार्टिकल काफ़ी बड़ा है. ऐसे हम सिंपल सा ऐसे मान लेते हैं, ये हमारे पास में एक फूड पार्टिकल है. ये फूड पार्टिकल तो इतना बड़ा फूड पार्टिकल है, या इसको हम लोग एक मान लेते हैं ये हमारे पास में रोटी है. ये समझिए बहुत सिंपल सी बात है जो कि हम समझाना चाहते हैं. ये आपको रटना नहीं है, सिंपल सी है ये डेफिनेशन, लेकिन इसको रटना नहीं है, आपको समझना है एक्चुअल में हम क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअल में डाइजेशन क्या है. अगर डाइजेशन समझ में आ जाएगा तो फिर रेस्पिरेशन आपको समझ में आ जाएगा. देखिए ये हमारे पास में रोटी है कोई, तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी रोटी लेके ही हम लोग उसको अंदर कर लें मुंह में उसको ले जाएं. नहीं, आप इसको पहले एक छोटे से पीस में ऐसे करके निकालेंगे. ये पीस हो गया. ये हमारा पीस क्या है, ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोसेस है. ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये सिंपल सी बात हो गई. ये मैकेनिकल प्रोसेस है. अब इसको हम लोग दांतों में ये छोटे से जो छोटा सा पीस है, पीस ऑफ द रोटी, ठीक है ना, उसको दांतों में हम लोग इसको क्या करेंगे क्रश करके और छोटे छोटे पार्टिकल में हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे. तो वो भी क्या हो गया, वो भी मैकेनिकल डाइजेशन हो गया या मैकेनिकल प्रोसेस हो गई. अब देखिए एक छोटे से पार्टिकल में इसमें अभी और इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में जितना कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से इस पार्टिकल में हो सकता है मान लीजिए इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट अपने पॉलीमर फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीसैकेराइड फॉर्म में है. किस फॉर्म में है वो पॉलीसैकेराइड फॉर्म में है. अभी ये अब इसको इस पॉलीसैकेराइड को आप डाइजेस्ट करके किस में लाना है मोनोसैकेराइड में. किस में लाना है मोनोसैकेराइड में लाना है. ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एंजाइमेटिक एक्शन. आपको यहाँ पर एंजाइम लगाना पड़ेगा. कोई भी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है या पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, तो कोई ना कोई एंजाइम लगाना पड़ेगा. अगर इस रोटी की पीसेस में हमारे पास में कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम लगाना पड़ेगा. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एक एंजाइम लगाना पड़ेगा और वो किस में कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा. अगर हमारे पास में फैट या ऑयल है तो इसमें एंजाइम लगा के किस में कन्वर्ट करना होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ऐसे करना पड़ेगा हमको. ये हमारा डाइजेशन है. एक्चुअल में डाइजेशन हमारा इतना है, पहले एक बड़े से पीस को आप छोटे से पीस में ले जाइए. इतना डाइजेशन है अपना, समझते रहिएगा. एक बड़ा सा पीस था, आप जितना ज्यादा से ज्यादा छोटे से पीस में ले जा सकते हैं आप ले जाइए उसको. और जितना छोटा छोटा पीस हम बना सकते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और वो क्या है, वो मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई ना कोई एंजाइमेटिक एक्शन कराएंगे जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है उस फूड पार्टिकल में। अगर कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, फैट है या ऑयल है, जो भी है उसमें से आप क्या करेंगे, उसके मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से पॉलीसेकेराइड है, पहले ये ऑलिगोसेकेराइड में आएगा, फिर डाइसेकेराइड में, फिर मोनोसेकेराइड में। लेकिन मैंने डायरेक्ट दिखाया है कि जो पॉलीमर फॉर्म में, ये पॉलीमर फॉर्म में है, वो अपने किस में, मोनोमर फॉर्म में आ गया। अब ये फैट था, अपने मोनोमर फॉर्म में आ गया। प्रोटीन था, प्रोटीन है अपने पास में, तो प्रोटीन किस में आ गई, अपने मोनोमर फॉर्म में आ गई है, अमीनो एसिड फॉर्म में आ गई। क्लियर हो गई बात। तो हम ये देख रहे हैं डाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपने पॉलीमर फॉर्म में रहता है वो अपने यूनिट में, मीन्स मोनोमर फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब जब अपने मोनोमर यूनिट में आ जाएगा तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और सम लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सेल होती हैं, सम सेल्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये कैपेबल हो जाती हैं कि मोनोमर यूनिट को एब्जॉर्ब करें। एक्चुअल में जो एब्जॉर्बेबल यूनिट होती है वो हमेशा मोनोमर यूनिट को ही एब्जॉर्ब करती है। अगर वो मोनोमर यूनिट को एब्जॉर्ब करेगी तो जो हम लोग खाना खाएंगे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोनोमर यूनिट में। उसकी वजह है, ये एक देख लेते हैं वजह इसकी क्या है। जैसे हमारे पास में ऐसे ABCD करके ये एक प्रोटीन है, ये अमीनो एसिड ऐसे हमने बना दिया है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये सब क्या है, अमाइड बॉन्ड या क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन है, तो इसको हम लोग ब्रेक कराएंगे, ऐसे ब्रेक कराएंगे। इसको ब्रेक कराने के बाद इसका A अलग हो गया, B अलग हो गया, C अलग हो गया, D अलग हो गया। फिर ये तो जो मैंने प्रोटीन ली है ये कहाँ से लिया है, वेजिटेबल से लिया है। ये कहाँ से लिया मैंने, वेजिटेबल से लिया है। तो ये जो प्रोटीन है ये वेजिटेबल के अकॉर्डिंग थी, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं थी। एक्चुअल में उसको डाइजेस्ट करके हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कोई घर है, घर किससे बना है, ईंट से बना है। वो घर अगर हमें नहीं पसंद है तो हम लोग क्या करेंगे, सारी ईंट उससे निकाल लेंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके अपने अकॉर्डिंग घर बनाएंगे। बस ऐसे ही है। ये तो वेजिटेबल्स की प्रोटीन थी, ये वाली ABCD करके ये वेजिटेबल्स की प्रोटीन थी। हमको वेजिटेबल्स वाली प्रोटीन नहीं चाहिए, हमारी बॉडी की प्रोटीन कुछ अलग होती है। तो हम लोग ये जो अमीनो एसिड है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, जो मोनोमर यूनिट है, इसको मैंने डाइजेस्ट करके निकाल लिया और हम इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, मान लीजिए C फिर B है, फिर A है, फिर D है, ऐसे ही ये बॉडी को अकॉर्डिंग है। ये एनिमल प्रोटीन हो गई। तो हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में हमको मोनोमर ही चाहिए। अगर हम लोग मोनोमर को मोनोमर के फॉर्म में नहीं निकाल सकते तो कभी भी इसको इस फॉर्म में अरेंज भी नहीं कर पाएंगे। जो हमें हमारी बॉडी के लिए जो नीड है, हमारी बॉडी की नीड इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो चाहिए इस फॉर्म में। तो हम उस यूनिट्स को क्या करेंगे, उसको ब्रेक करके, मीन्स अब उसके मोनोमर यूनिट में हम लोग निकाल लेंगे, फिर मोनोमर यूनिट को ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद ये हो जाएगा। तो इतना पार्ट है, यहाँ से बस उसको मोनोमर यूनिट में चेंज कर लेना, इतना पार्ट क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और इस अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये मोनोमर यूनिट में आ गया है और इनको एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म में अरेंज करना है, मीन्स वो मोनोमर यूनिट को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है, एनसीईआरटी में भी वर्ड लिखा है कि सिंपल फॉर्म में। देखिए सिंपल फॉर्म का यहाँ पर क्या मीन्स हो गया बेटा, यहाँ पर एक ही मीन्स है इसका केवल कि ये मोनोमर यूनिट में चेंज हो जाना, किसमें, मोनोमर यूनिट में बदल लेना। उसकी जो मोनोमर यूनिट है बस उसमें बदल लेना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। और उसकी मोनोमर को ही जो हमारे एब्जॉर्बेबल सेल हैं, एब्जॉर्बिव सेल हैं वो इंटेस्टाइन की, तो वही उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो हमारे पास में जो डाइजेशन एक्चुअल में, डाइजेशन का क्या मीन्स है वो आप समझिए। कोई भी फूड पार्ट के लिए बहुत बड़ा सा है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में आप ब्रेक कर लीजिए, मैकेनिकल डाइजेशन हो गए। उसके लिए हेल्प लेंगे हम लोग किसकी, पहले तो अपने हाथों से छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टीथ है, टंग है, ये हेल्पिंग है, टीथ से हम लोग उसको च्यूइंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेते हैं उसको।
फिर इसके बाद सलाइवरी एंजाइम में, फिर स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वो धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट करेंगे, मोनोमर यूनिट में। और जैसे ही मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट हो गया तो जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव सेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। तो हमारे पास डाइजेशन देखिए दो तरह का हो गया। अब इसमें से एक पार्ट है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। तो वो देखिए एसिमिलेशन क्या है, आइए सुनते हैं। देखिए सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। जैसे हमारे पास में कोई एक प्रोटीन थी, मान लीजिए ये प्रोटीन थी इस तरह के, ऐसी ये प्रोटीन थी इस तरह की, ऐसे ये प्रोटीन है ये। और इस प्रोटीन को एंजाइम लगाकर आप मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो बॉन्ड थे यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड हमने क्या किए, डाइजेस्ट करा लिए हैं। और किस में आ गया ये मोनोमर में आ गया, मोनोमर यूनिट में आ गया। हमारे पास में हमारे इंटेस्टाइन में मान लीजिए ये इस तरह से एब्जॉर्प्टिव सेल है, मान लीजिए ये एब्जॉर्प्टिव सेल है, ये एब्जॉर्प्टिव सेल। इतना पार्ट हमारा डाइजेशन हो गया, क्या हो गया, ये डाइजेशन हो गया। अब ये जो डाइजेशन के बाद इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसने सेल में एब्जॉर्ब कर लिया, तो हो सकता है ये जो सेल मैट्रिक्स है उसी का ही पार्ट बन जाए। अगर ये सेल मैट्रिक्स बन गया है, मैट्रिक्स ऑफ सेल, ठीक है, उसका अगर पार्ट बन गया है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन है। एक चीज ये हो गई कि इसी का पार्ट बन जाए, इसी का ही साइटोप्लाज्मिक पार्ट बन जाए। या फिर एक दूसरा ये है कि ये यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अगर हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बी और ए फॉर्म में अरेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये कहीं और चला जाए, यहाँ से बन के कहीं और चला जाए, या एब्जॉर्ब करके ये जो एब्जॉर्ब किए गए हैं एब्जॉर्ब करके कहीं दूसरी सेल पे भेजा जाए। ये यहाँ पे ऐसे भेज दिया गया, इनको अलग अलग कर लीजिए। अब अगर भेजना है तो मोनोमर यूनिट में ही भेज दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये बताइए इतनी बात। तो एसिमिलेशन का मीन्स ये है कि एब्जॉर्प्टिव सेल जो मोनोमर यूनिट को एब्जॉर्ब करेंगे, अगर वो साइटोप्लाज्मिक का ही पार्ट बन रहा है, वहाँ पे उस सेल का ही कोई ना कोई पार्ट बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। दैट इज द एसिमिलेशन। क्लियर हो गई बात ये कि व्हाट इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये है अपने पास में। अब देखिए उसमें से हम लोग करते क्या हैं, ये अब इतना डाइजेशन का ये मीन्स हो गया। अब देखिए डाइजेशन के लिए कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए, पूरा ऑर्गन के साथ साथ में बहुत सारे एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम्स तो ग्लैंड सिक्रीट करती है ना, तो एक ऑर्गन चाहिए हमारे पास में। तो हमारे पास ऑर्गन कौन कौन सा है, देखिए इसमें समझिए ध्यान से। हमारे पास एक ऑर्गन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर हम लोग शॉर्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास में क्या है, ये ऑर्गन है, एक प्लेस है जहां पर खाना जाएगा और ब्रेक डाउन होगा। लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए, और जो एंजाइम्स हैं वो तो ग्लैंड से आती है ना। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हम ये कहें। तो दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या आ गया, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गया, ठीक है ना। तो दो चीजें चाहिए आपको, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन कि अगर डाइजेशन हमें करना है तो डाइजेशन का क्या मीन्स है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन कुछ नहीं है, नथिंग, ओनली इट इज द कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर फॉर्म इनटू मोनोमर फॉर्म। कोई भी फूड पार्टिकल अगर उसका पॉलीमर फॉर्म में है, पॉलीसैकेराइड में है, या प्रोटीन के फॉर्म में है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में है, अगर फैट है, फैट या ऑयल है, तो उसको आप उसकी मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। व्हाट इज in this process, in the digestion, two types of process are included, mechanical and chemical. Mechanical means उसको mechanical means
लार्ज पार्टिकल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, जितना भी स्मॉल हो सकता है, स्मॉलेस्ट पीसेस, बस इतना समझिए। लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द फूड ब्रेक्स इनटू द स्मॉलेस्ट पीसेस। और केमिकल मीन्स, केमिकल इट इज द डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ, या इट इज द केमिकली चेंजेस, या इट इज द कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर फॉर्म इनटू मोनोमर फॉर्म with the help of enzymes which is secreted by the digestive glands। अगर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रीट होके फिर कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल डाइजेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास डाइजेशन आ गया। अब हम लोग एक एक ऑर्गन इसमें से देख लेते हैं कि जीआई ट्रैक्ट क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से जीआई ट्रैक्ट देखते हैं। एक्चुअल में जीआई ट्रैक्ट क्या है, देखिए तो हमारे पास में जो जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट हमारे पास में, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। देखिए सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसमें से क्या हुआ, माउथ, फिर क्या आ जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास आ जाएगा इसोफेगस एंड इसोफेगस। देखिए इसकी स्पेलिंग ये होती है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या आएगा, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस। एनस, एनस क्या है, ये लास्ट ओपनिंग ऑफ द, लास्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए माउथ क्या है, ये फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट। आप इसको जीआई ट्रैक्ट की हैबिट डाल लीजिए, इसको समझ दिमाग में बैठ जाएगा, कई बार अगर रिपीट करेंगे तो बैठ जाएगा वो दिमाग में। तो पहली ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से, यहाँ से माउथ है, ये जो ओपनिंग है फर्स्ट ओपनिंग है, ये हो गया। अगर हम लोग और देखते हैं कि ये जो फेरिंग्स, सॉरी माउथ के बाद क्या है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। आइए बक्कल कैविटी भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें से। ऐसे बक्कल कैविटी एक्चुअल में स्पेस रहता है, इसलिए उसको, ये हमारे पास क्या आ गया, माउथ हो गया ये, और फिर क्या आ जाएगा, बक्कल कैविटी। एक एक हम लोग के सीक्वेंस से चलेंगे। और बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अभी हम फिगर बना दे रहे हैं तो उसमें समझ लीजिएगा। अब देखिए इस बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं, बताइए, आप खुद से बताइए। आपको टीथ मिलेंगे ना, तो टीथ हो जाएगा और टंग हो जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे। तो इस बक्कल कैविटी, ये एक्चुअल में बक्कल कैविटी क्या है, ये स्पेस है, कैविटी मीन्स स्पेस है, और उसमें कौन कौन सी चीजें, टीथ मिल गए आपको, ठीक है ना, और क्या मिल गया, टंग मिल गया है, और क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इतनी चीजें मिल गई हैं आपके पास में। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से, बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स में देखिए तीन पार्ट इसमें भी होते हैं, ठीक है। ओरोफेरिंग्स, अभी हम फिगर बना दे रहे हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंजो, लैरिंजो LARYNGO, लैरिंजो फेरिंग्स, फेरिंग्स। इतनी चीजें हैं। फिर इसोफेगस, स्टमक, स्टमक में क्या आ जाएगा, कार्डियक। ये कुछ नहीं है, इसोफेगस एक ट्यूब है और इसमें कोई पार्ट नहीं है, बस ये कि जो फूड है, फूड को कंडक्ट कराने के लिए एक ट्यूब चाहिए, तो वो ट्यूब है। और इसमें से बहुत सारा जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो होती हैं, ताकि फिसल के खिसक के खाना नीचे स्टमक तक पहुंच जाए। तो ये इसोफेगस हो गया। अब इसमें कौन, स्टमक में कार्डियक हो गया,
फंडस हो गया, बॉडी हो गई एंड पाइलोरस, इतने चीजें हो गई। देखिए एनसीईआरटी में शायद इसका जिक्र नहीं किया गया है बॉडी को, लेकिन आप दिमाग में रखिए कि बॉडी भी चीज होती है, वहाँ पे एक पार्ट है उसका, तो ये रहता है कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन में देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, पहला पार्ट है इसका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इतने पार्ट हैं यहाँ पर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, आपको इतना ध्यान रखना है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। और फाइनली यहाँ पर क्या है, एनस, और एनस ये चीज हो गई, ठीक है ना। देखिए इसको हम फिगर से हम आपको बनाते हैं, बताते हैं इसमें से, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो इतनी चीजें हैं आपको जो एक जीआई ट्रैक्ट में पढ़ना है, और इतना आपको समझना है आपको ये। तो देखते हैं अभी फिगर बनाते हैं यहाँ पर, आइए फिगर बनाते हैं इसमें। चलिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें से ऐसे रहे, ये क्या है, हमारे पास बक्कल कैविटी है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, ये माउथ है, ये माउथ है इस ओपनिंग को। और यहाँ पर इसके अंदर है क्या, एक्चुअल में ये टीथ है, सॉरी ये टंग हो गया, और यहाँ पर ऐसे ऊपर क्या है, यहाँ पर ये टीथ हो गए, ये ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे पास टीथ हो गए, और ये क्या है हमारे पास, टंग हो गया, ये टंग हो गया, ठीक। और पूरी इस कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी कहेंगे। अब ये देखिए, ये जो बक्कल कैविटी है, यहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग यहाँ पर होती है, पैरोटिड ग्लैंड वगैरह आती है उससे, तो इस चीज को हम बाद में दिखाते हैं, ठीक। और यहाँ पर ऐसे क्या आती है, यूस्टेचियन ट्यूब आती है, क्या आती है, यूस्टेचियन ट्यूब, हमारे पास ये क्या आ गई, यूस्टेचियन ट्यूब आ गई। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। फर्स्ट ओपनिंग क्या हो गई इसकी, माउथ हो गई यहाँ से, और ये जो कैविटी है, ये कैविटी कौन सी आ जाएगी अपने पास में, बक्कल कैविटी आ जाएगी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलेंगे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी बोलेंगे। देखिए अगर ये बहुत छोटा छोटा लग रहा है तो इसको हम बड़ा करके बना देते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर देंगे इसको। चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास में एक ये कुछ इस तरह से, चले हम लोग देखते हैं इसमें से, ये अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में कैसी होती है। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये माउथ की ओपनिंग है ये, और ये टंग हो गया यहाँ पर, और ये जो पूरा स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी कहेंगे। हमारे पास में ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी, या इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं ओरल कैविटी। क्या नाम देंगे इसको, ओरल कैविटी कहेंगे। और हमारे पास में ये ऐसे रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओव्यूला, ओव्यूला बोलेंगे। ये बक्कल कैविटी है। अब हम देख रहे हैं कि इस बक्कल कैविटी में देखिए क्या है, एक तो टंग हो गया, और दूसरे इसमें से क्या मिलेंगे आपको, टीथ, ठीक है, ये टीथ मिलेंगे ऐसे, ये हो गया टीथ। एंड देन सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ये टंग के नीचे कुछ ऐसे पाई जाती हैं, कुछ मैंडिबुलर यहाँ पे धसी रहती है, ओपनिंग यहाँ पर होती है, और ऊपर यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो उस पैरोटिड ग्लैंड को अभी हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से रहेगी, और
सेकेंड मोलर पे आके खुलेगी ऐसे। ये तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो अभी सलाइवरी ग्लैंड्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे तो पूरा बताएंगे। अभी हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि बक्कल कैविटी में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स है, टीथ है, टंग हो गया, इतनी चीजें रहेंगी। ये ओव्यूला हो गया। अब देखिए ये क्या हमारे पास में फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स में 3 पार्ट रहते हैं, और वो जो 3 पार्ट है वो कौन सा है, जो ओरल कैविटी के पास में पार्ट है उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे हम लोग, ओरोफेरिंग्स। समझिए इसको, ओरोफेरिंग्स क्या है। देखिए हमारे पास में कौन कौन से पार्ट है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स, ये है। अब यहां से इसको हम रब करे दे रहे हैं यहाँ पे, यहां से ऐसे ये नॉस्ट्रिल है, ऐसे ये जो नॉस्ट्रिल है, ये नॉस्ट्रिल यहाँ पर आके ऐसे खुलते हैं, आके कुछ ऐसे खुलते हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। जब ये खुलेगा आके तो इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। ये क्या है, नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर। इसको हम लोग बाद में इसकी बात करेंगे, पहले हम लोग पहले ये समझिए। अब देखो नोज वाला ये इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गए, या इसी को हम लोग चोन बोलते हैं या कोन बोलते हैं, जो आपको समझना हो आप उतना ही समझिए, ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए यहां से ये पार्ट किसका हो गया, नोज वाला पार्ट हो गया, इतना पार्ट। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेजोफेरिंग्स। यहां से ये पार्ट कौन सा हो गया, नेजोफेरिंग्स का हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर ये नोज से रिलेटेड है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में 2 पार्ट हो गया, यहाँ पर 2 ट्यूब आके नीचे खुलती हैं। ये यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। जो ट्रैकिया कहाँ जाती है, लंग्स के लिए जाती है। और दूसरी कौन सी है, इसोफेगस है, इसोफेगस है। एक ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास में, एक ट्रैकिया हो गई, और क्या हो गई दूसरी ट्यूब हमारी कौन सी है, इसोफेगस है। यहाँ पर क्या रहता है, लैरिंग्स रहता है। हम मान लेते हैं ये लैरिंग्स है, यहाँ पर ये लैरिंग्स है, LARYNX, ये लैरिंग्स है हमारे पास में। और लैरिंग्स हो गया ये, यहाँ पर ऐसे इसकी एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, इसको ग्लॉटिस कहते हैं। और जो इसोफेगस की ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो ऐसे ग्लॉटिस है, इसमें एक फ्लैप, एक कैप रखा रहता है, ऐसे ऊपर से ऐसे कैप रखा रहता है। कैप कैसे रखा रहता है, देखिए समझिए, कुछ ऐसे ये ओपनिंग है ग्लॉटिस की है ये, और इसको ऐसे कवर करके रखा रहता है। जब एयर इसमें जानी होती है तो ऐसे ओपन हो जाता है, जब एयर नहीं जानी है तो ऐसे ये कवर करके रखता है। इतना दिमाग में रखना है इसमें। तो ग्लॉटिस के ऊपर वाला पार्ट है ये, तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस हमारे पास में क्या है, ये एपीग्लॉटिस। ये लीड है, ढक्कन या कवर है, ये फ्लैप है एक, ठीक है ना। अब देखिए सुनते रहिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ग्लॉटिस। ये जो ट्रैकिया है कहाँ जाती है, लंग्स के लिए जाता है ये ट्रैकिया कहाँ जाता है, ये लंग्स के लिए जाता है, ये टू लंग्स। और लंग्स में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो ये ओपनिंग है, ओपनिंग, इस ओपनिंग में क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 भी निकलती है, लेकिन जाना किसको, ऑक्सीजन को जाना है। तो यहाँ पर O आ रहा है, बस ऑक्सीजन आ रहा है। समझिए कि ग्लॉटिस में ऑक्सीजन आ रहा है, मीन्स ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, ट्रैकिया की। और गले किसकी ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, इसोफेगस की है। दिमाग में बात आ गई। इसोफेगस की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे, और ट्रैकिया की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस कहेंगे। इतना दिमाग में रखिए। अब देखिए, अब ये लैरिंग्स यहाँ पर रहता है, यहाँ पर लैरिंग्स जो साउंड प्रोडक्शन के लिए जो है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे।
तो अब जितना पार्ट बचा हुआ है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंजोफैरिंक्स। क्या है ये, लैरिंजोफैरिंक्स है, लैरिंजोफैरिंक्स ये हो गया। देखिए इसको हम बड़ा करके लिखे दे रहे हैं, लैरिंजोफैरिंक्स, RYNX। हमारे पास ये हो गया लैरिंजोफैरिंक्स हो गया। तो देखिए जो नोज वाले पार्ट में नेजोफेरिंक्स हो गया, और जो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के पास में उसको हम लोग ओरोफेरिंक्स कहेंगे, और बाकी जो लैरिंग्स के पास बचा उसको लैरिंजोफेरिंक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो पाइप मिली हुई हैं, और वो जो दो पाइप हैं, एक हमारे पास ट्रैकिया मिली है, दूसरी क्या मिली हुई है, इसोफेगस मिली हुई है। आइए देखते हैं इसमें से। अब हम यहाँ पर इसको बना दे रहे हैं, दूसरा बना दे रहे हैं फिगर, बहुत खिचपिच हो गया उसमें। हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर था ये। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, ये ओव्यूला है, ये फेरिंग्स है। तो इस फेरिंग्स में हमें दो ओपनिंग मिली। एक ओपनिंग किसकी मिली हमें, ट्रैकिया की मिली, और दूसरी ओपनिंग किसकी मिली हमें इसोफेगस की मिली। इसमें तीन पार्ट होते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है कि यूस्टेचियन ट्यूब रहती है यहाँ पर ऐसा। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसोफेगस कहेंगे, दैट इज द इसोफेगस। और ये हमारे पास क्या है, ये ग्लॉटिस है, और ये क्या है एक्चुअल में ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हो गया। सुनते रहिए। आप ये मान के चलिए कि ये जो है इतना पार्ट है, ये लैरिंग्स का ही ये लैरिंग्स है यहाँ पर, क्योंकि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के आगे ऐसे लैरिंग्स यहाँ पर ऐसे रहता है, और इसकी ओपनिंग के पास ऐसे ऊपर ही रहता है, और उसमें से कॉर्ड होते हैं, वो हम लोग जब आगे बात करेंगे उसमें कॉर्ड वाइब्रेट करता है तब साउंड निकलता है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग बस यहाँ पर क्या है, लैरिंग्स है। ये वाला ये क्या है, ये लैरिंग्स हो गया। देखिए इसके ऊपर एक ऐसे लीड रहता है, ढक्कन रहता है, फ्लैप ये फ्लैप रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस कहेंगे। दैट इज द एपिग्लॉटिस। हमारे पास ये क्या है, एपिग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस को कवर करके रख रहा है उसको क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। ये सब आपको क्लियर है। इसमें से देखिए ऐसे कुछ कार्टिलेजनस रिंग होती है, ठीक है ना, सी शेप में ऐसे ये सी शेप कार्टिलेजनस ट्रैकियल रिंग। आप इतना सही, सी शेप में क्या रहती है, ट्रैकियल रिंग होती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया सी शेप में ट्रैकियल रिंग। ये जो ट्रैकियल रिंग है ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। वो क्लियर हो गई। क्योंकि जब सांस ली जाती है तो हो सकता है कि ऐसे वो कोलैप्स कर जाए, ये ट्रैकिया ऐसे कोलैप्स कर जाए। और यहाँ पर सी शेप में रहती हैं जिनको हम लोग ट्रैकियल रिंग कहते हैं, तो वो प्रिवेंट्स करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं, नहीं पिचक जाएगा पूरा। ऐसे ये स्पेस है ऐसे तो ये पिचक जाएगा ऐसे, लेकिन नहीं, उससे ये बचाती हैं ये ट्रैकियल रिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। और बात आती है सी शेप में क्यों रहता है। देखिए इसमें इसके पीछे जस्ट पीछे अगर हम देखते हैं तो वेंट्रल साइड में ये रहता है, ये हमारा वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है। जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, मान लीजिए दो हमारे पास ये हो गया, तो ये क्या है हमारे पास में, ये ट्रैकिया है, पूरी है ट्रैकिया होगी, और ये हमारे पास क्या है, इसोफेगस। तो इसोफेगस जस्ट इसके पीछे लगा रहता है। इसोफेगस बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो
थोड़ा सा फूल भी सकता है, पिचक भी सकता है। ये ऐसे अगर इसमें से फूड पार्टिकल अगर कोई लार्ज हो गया, कोई बड़ा सा पार्टिकल आ गया इस तरह से, तो ये ऐसे भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए जैसे देखिए ये मान लीजिए ये शेप सी शेप में ट्रैकियल रिंग है, इसमें से पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे अगर ये फूला, अगर खाना फूड पार्टिकल थोड़ा सा अगर बड़ा आ गया यहाँ पे और ये अगर फूला तो पीछे की तरफ उसको प्रेस कर सकता है, उसको स्पेस मिल सकता है। अगर पूरे में ट्रैकियल रिंग होती तो स्पेस ना मिलता। आधे पे है ट्रैकियल रिंग तो उसमें जाके प्रेस कर जाएगा, जो फूला हुआ पार्ट है उसको दबा देगा ताकि वो फिर आसानी से नीचे चला जाए, ये फूड पार्टिकल नीचे आसानी से चला जाए। इसलिए जो ट्रैकियल रिंग होती कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं ऐसे इस तरह से, तो ये मान के चलिए कि वो कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है। अगर फूड पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है तो वो ऐसे हो सकता है यहाँ पर ये फूड पार्टिकल इतना बड़ा आ गया तो यहाँ पर ऐसे धस सकता है इसमें से। ट्रैकियल रिंग बस इतनी रहती है, सी शेप में रहती हैं, तो वहां पर एक जगह मिल जाएगी इसको, इसलिए ऐसा रहता है। अब देखिए इसको ग्लॉटिस मीन ऑक्सीजन इसमें जाएगी, इसकी ओपनिंग को गलत कहते हैं, तो इसमें से फूड जाएगा, क्या जाएगा, फूड पार्टिकल जाएगा, और इसमें क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। जो भी है नॉस्ट्रिल से, यहाँ इंटरनल नॉस्ट्रिल से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन इसके थ्रू जाती है। क्लियर हो गई बात। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि हिचकी आने लगती है, खाना खाने के टाइम में हिचकी आने लगती है। तो खाना खाने के टाइम में जब हिचकी आती है तो फूड यहाँ पर आके कहीं पर फंस जाता है। यहाँ पर अगर फूड पार्टिकल अगर बड़ा हो गया है या स्लिप नहीं हो पा रहा है तो फंस जाता है। तो उस फूड पार्टिकल को ऐसे ऊपर नीचे खिसकाने के लिए कोशिश की जाती है, तभी हिचकी आती है। जो हिकअप है ऐसे ऊपर नीचे इस फूड पार्टिकल को खिसकाने के लिए किया जाता है। या फिर आप उसी टाइम पे पानी पी लीजिए तो पानी की वजह से नीचे स्लिप करके चला जाएगा नीचे। तो हिचकी आने का एक ये रीजन हो गया। दूसरा, हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, खाना खाने के टाइम में अगर बात करते रहते हैं, बड़े तो मना करते हैं कि खाना खाने के टाइम में आप बात मत करिए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, बात करते रहते हैं। तो एक्चुअल में बात करने के टाइम में क्या होता है, ये जो साउंड प्रोडक्शन होता है तो साउंड प्रोडक्शन के लिए ये जो कवर है इसका, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस खुल जाता है। ये एपिग्लॉटिस ये बाहर की तरफ आ जाएगा। मान लीजिए ये खुल गया, ओपन हो गया, ये खुल गया, आप उसी टाइम पे खाना भी खा रहे हैं फूड, तो ये फूड यहाँ ना जाके वो इसमें चला जाएगा। और जैसे ही विंड पाइप में, ट्रैकिया को हम लोग एक नाम दे देते हैं विंड पाइप, क्योंकि इसमें एयर जानी है। और जैसे ही विंड पाइप में गया खाना, बहुत तेज रिफ्लेक्शन होता है अंदर से, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इस खाने को अगर बाहर नहीं निकाला गया तो ये लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में फंस जाएगा, तो डेथ हो सकती है उसमें से। तो इतना तेजी से रिफ्लेक्शन होता है कि अगर यहाँ पर रोटी है या चावल आवल है मान लीजिए, तो वो बाहर निकालना होता है तो इतनी तेजी से निकलता है कि ये यहाँ पर ऐसे ये नोज से निकल पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है वो लगभग जस्ट इसी के सामने ही है, तो इतना रिफ्लेक्शन से आता है कि कुछ यहाँ से निकलता है, कुछ ऐसे नोज से निकल के बाहर हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए खाना खाने के टाइम में बोलना नहीं चाहिए, इसको आप क्लोज रखिए। अगर बोलेंगे नहीं तो एपिग्लॉटिस ऐसे क्लोज रहेगी और खाना उसमें नहीं जा सकता है। अगर उसमें खाना जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, उसके लिए फिर रिफ्लेक्शन होगा तो चावल वावल जो भी है नाक से निकल के बाहर हो जाएंगे। और थोड़ी सी बात रही हमारी कि हिचकी क्यों आती है, तो वो जो बोलस है अगर वो इसमें इसोफेगस में फंस जाता है, बड़ा है या स्लिपरी नहीं है या थोड़ा सा ड्राइनेस है, उसमें सलाइवा बहुत अच्छे से नहीं मिक्स हो पाया, म्यूकस नहीं मिक्स हो पाया है, तो स्लिप नहीं कर पाता है। अगर वो स्लिप नहीं कर पाएगा तो फंस जाएगा। जब फंस जाता है तो फिर एक बॉडी उसको ऊपर नीचे खिसकाने की कोशिश करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिकअप बोलते हैं। उसके लिए सबसे बेटर आइडिया है कि आप पानी पी लीजिए, तो पानी से स्लिप करके वो नीचे चला जाएगा। और ये ऐसी कंडीशन हमेशा तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आई जाती है ये। तो इसके लिए ये चीज
पीछे इसके प्रेस कर सके ट्रैकिया को, ताकि इसको स्पेस मिल सके। इसलिए यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ट्रैकियल रिंग है, वो कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट रिंग नहीं होती है, वो सी शेप में रहती है और वो सी शेप में चली जाएगी। तो हमारी इतनी बात हो गई है। अब हम लोग इस इसोफेगस से आगे बात करते हैं, क्योंकि हमको अभी स्टोमक के बारे में भी जानना है और इंटेस्टाइन के बारे में भी जानना है। स्मॉल हो गई, लार्ज हो गई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। फिर हम लोग बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की। तो पहले हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं इसमें कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है और कैसे है। चलिए देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, तो देखिए ये हमारी क्या है, इसोफेगस है, ये ऐसे, और ये इसोफेगस कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से। तो इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, गलेट कहेंगे। और ये क्या है हमारे पास में, इसोफेगस है, ये इसोफेगस हो गया। और ये जो जहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, इसोफेगस की ओपनिंग जहाँ पर भी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक, ऐसे ही। ये पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक। और इसके बाद जो भी पार्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडस। फिर क्या आ जाएगी इसमें से, बॉडी, और फिर इसमें क्या आ जाएगा, पाइलोरस। ये क्या आ गया, पाइलोरस आ गया। कार्डियक क्या होगी, फंडस क्या होगा, बॉडी क्या होगा, पाइलोरस। अब देखिए इस पाइलोरस में दो पार्ट होते हैं, इस पाइलोरस में दो पार्ट होते हैं। इसको अलग से दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये इसोफेगस है, और इसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पर हुई है, ऐसे कुछ इस तरह से हुई है। ये क्या हो गया, कार्डियक हो गया। ये क्या हो गया, फंडस हो गया। ये कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया, पाइलोरस हो गया। एक्चुअल में पाइलोरस कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है। पाइलोरस में आपके पास में दो पार्ट मिल गए, पाइलोरिक एंट्रम। ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम है, और ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल हो गया। तो हमारे पाइलोरस में देखिए क्या मिल गया, दो पार्ट मिल गए आपको। आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा डिटेल है। एक मिल गया एंट्रम। एंट्रम मीन्स कैविटी, आप इतना समझिए, जहाँ पर कोई कैविटी जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो उसको एंट्रम बोलेंगे। और फिर ऐसे कैनाल टाइप में उसको हम लोग कैनाल बोलते हैं। देखिए ये एंट्रम हो गया, और फिर ये ऐसे कैनाल बन रहा है, यहाँ पर ये कैनाल बन रहा है। तो एंट्रम हो गया, और ये क्या हो गया, कैनाल हो गया। एंट्रम और कैनाल दो तरह के होते हैं। तो पाइलोरस में पार्ट आ गया, कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरस। और पाइलोरस में कितने पार्ट मिल गए आपको, दो। और ये जो स्टमक है, ये तो स्टमक की बात चल रही है ना अभी, ये स्टमक। तो स्टमक का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, बैग लाइक या फिर जे से। कैसा दिखेगा, बैग लाइक में या फिर जे से। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग कैसे बोलेंगे, जे से। एक्चुअल में जे ऐसे बना के छोड़ दीजिए, तो क्या कौन सा शेप मिल गया आपको, जे शेप में आ गया। कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ऐसे होता है कुछ। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये जो यहाँ पर खाना आएगा इसोफेगस से, फिर यहाँ पर आएगा, तो रिफ्लेक्शन से ऊपर न जा पाए, उसके लिए यहाँ पर ये इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है, ये गार्ड रहता है एक वॉल्व से, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसोफेजियल वॉल्व कहेंगे। कौन सा वॉल्व है ये, इसोफेजियल वॉल्व। ये गार्डेड रहता है ताकि खाना ऊपर न जा पाए। दूसरी बात हम लोग करते हैं इसमें से, देखिए ये जो
स्टमक में गैस बनती है तो एक्चुअल में कहाँ भरी रहती है? जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, खाना खाने के पहले एक तो खाना खाने के टाइम में एयर चली जाती है, और अगर पेट खाली होता है तब भी एयर रहती है, इसमें बनी रहती है। तो वो जो एयर है एक्चुअल में, तो एयर यहाँ पर फंस जाती है आके यहाँ पर आके फंस जाती है एयर, ऐसे यहाँ पर ये, या उसको हम लोग गैसेस के फॉर्म में दे देते हैं। तो जो स्टमक में गैस होती है, तो स्टमक में गैस कुछ यहाँ पर रहती है, फंडस वाले पार्ट में रहती है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर खाना खाते हैं, पेट पूरा फुल हो जाएगा, तो इस गैस को इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना, तभी तो खाना खाने के टाइम में हम लोग को डकार आती है। और उस डकार में क्या होता है, अंदर की जो गैस होती है वो माउथ से निकल के बाहर आती है, वो यहाँ से ऐसे निकल के क्या जाएगी, बाहर आ जाएगी, वो गैसेस है। तो गैस वाली गैस किस पार्ट में रहता है, फंडस वाले पार्ट में। ये स्टमक वाली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। वैसे आप देख रहे हैं ये जे शेप या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से देखेंगे आपको दिखेगा पूरा, यहाँ से ले लीजिए तो आपको जे शेप में दिखेगा, या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब देखिए आगे स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने चाह रहे हैं, देखिए उसको ऐसे इस तरह से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन से। उस लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका बनाने का क्या तरीका है सुनिए। यहाँ पे ये हमारे पास में स्टमक हो गया, और स्टमक के बाद क्या हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइलिंग आप बहुत सारी कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत लंबी होती है, लगभग 6.5 से 7 मीटर तक रहती है, और ऐसे कर लीजिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन को आप सेंटर में रखना है, और इसके बाहर पेरीफेरी में आपको क्या रखना है, आपको रखना है लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे करके आपको ले जाना है। लार्ज इंटेस्टाइन ये बन गई आपकी, ऐसे ऐसे ये बाहर लेके आइए आप, इस तरह से बाहर लेके आइए ऐसे। और ये यहाँ पर क्या जाएगा, रेक्टम और एनस। ये तो पेरीफेरी में हमें क्या रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन रखना है, और सेंट्रल में क्या रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने यहाँ पे कॉइलिंग बहुत कम करी हुई है, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। आप इसमें अगर बढ़ाना चाहते हैं कॉइलिंग तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 6.5 मीटर के नियर अबाउट रहती है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर के आसपास रहती है, और थोड़ी बहुत बड़ी भी होती है। आप ऐसे कॉइलिंग कर लीजिए, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कॉइलिंग दिखा सकते हैं आप, ये ऐसे क्लियर के बाद। अब देखो ये जो सी शेप में ऐसे आ रहा है, ये सी शेप में, इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटनम कहेंगे। ड्यूटनम क्या कहेंगे इसको, ड्यूटनम। अब ड्यूटनम देखिए यहाँ से हम इसको डॉट से दिखा दे रहे हैं, ये हमारे पास में ड्यूटनम चली आ रही है, ये इस तरह से, ये इतना ड्यूटनम है। यहाँ से इस ड्यूटनम में बीच में क्या लगा रहता है, पैंक्रियाज लगा रहता है, और वो जो पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे होता है। सुनिए ध्यान से इसको, अब कुछ ऐसे रहता है, ये पैंक्रियाज है अपने पास में। ये तो ये जो सी शेप है, सी शेप में क्या रहता है, ये पैंक्रियाज रहता है। तो ये एसेसरी ग्लैंड्स है। पैंक्रियाज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझिए कि पैंक्रियाज कहाँ रहता है। एक्चुअल में ये जो है यहाँ पर, ये ऐसे ये पैंक्रियाज बना रहता है, ये यहाँ पर जो सी शेप ऐसे, तो इसमें फिट रहता है पैंक्रियाज। तो हमारे पास में ये क्या मिल गया, पैंक्रियाज, ड्यूटनम मिल गया। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, ड्यूटनम हो गया। ड्यूटनम के बाद फिर इसके बाद जो भी पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेजुनम। जेजुनम के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या मिलेगा, इलियम। उसको क्या कहेंगे, इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमें रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है। थोड़ा सा इसका डायमीटर कम रहता है, डायमीटर स्मॉल होता है, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन।
क्लियर हो गई बात? देखिए यहाँ पर हमारे पास में मिली क्या क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, और क्या मिला, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेंथ है वो ज़्यादा है, या आप मोर लिख सकते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज, लेकिन जो डायमीटर है, डायमीटर वो कैसा है, वो लेस है। और ये लगभग लेंथ में अगर हम जाएंगे तो 6.5 मीटर के आसपास रहती है, मीटर में 6.5। और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेंथ कैसी होती है, लेस रहती है, और लगभग 1.5 मीटर के आसपास रहती है। बड़ी भी हो सकती है इससे, 8, 8.25, 8.5 मीटर तक टोटल डायमीटर होती है इंटेस्टाइन की। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर, लेंथ कम होती है लेकिन डायमीटर कैसा होता है, लार्ज ल्यूमेन का होता है, लार्ज रहता है। क्लियर हो गई बात? ये इतनी चीजें ध्यान रखना है आपको। अब इसमें देखिए लार्ज में सीकम, यहाँ पे थोड़ा सा सीकम वाला सिग्मॉइड पार्ट रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीकम। सीकम ये हो गया। और ये क्या है, अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स। फिर क्या है, इसके बाद अपेंडिक्स के बाद पूरा क्या हो जाता है, कॉलन चलता है, ठीक है ना। तो ये कॉलन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हम लोग देखेंगे ऐसे ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या जाएगा, रेक्टम। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसेंडिंग कॉलन। इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट है, ये एसेंडिंग कॉलन। और जो ऐसे है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। और ऐसे जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन। और ये पेल्विक वाले पार्ट में रहता है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, तो इसको पेल्विक कॉलन कहते हैं। लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, नीट लेवल में इतना जानने की जरूरत नहीं है कि पेल्विक कॉलन क्या है, बस इतना समझिए डिसेंडिंग कॉलन। बस 3 पार्ट ऐसे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेल्विक कॉलन। ये क्या है, रेक्टम। और ये जो इसकी जो लास्ट ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनस बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट थे, ड्यूटनम, जेजुनम एंड इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट था वो क्या था, कितने पार्ट थे उसमें से, हम लोगों ने देखा पहले ईसोफेगस देखा, ईसोफेगस। अभी जो लास्ट में ये हम देख रहे हैं, उसके पहले तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, ये सारी चीजें हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमें क्या मिला, स्टोमक। स्टोमक हमें कैसा मिला, जे शेप मिला। और इसमें से पार्ट कितने मिले हमें, 4 मिले। और 4 पार्ट कौन से मिले, कार्डियक, दूसरा कौन सा मिला, फंडस, और क्या मिला, बॉडी एंड पाइलोरस। इतनी चीजें मिली हमको। फिर स्टोमक के बाद हमको क्या मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट मिले। एक ड्यूडेनम मिला, और वो कैसा है, सी शेप। कैसा है वो, ड्यूडेनम हो गया, सी शेप है। और दूसरा क्या मिला, जेजुनम है। और फिर क्या मिला, इलियम है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, इतने ध्यान रखना है इसमें से। और फिर हमारे पास में मिला हमको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट मिले, सीकम, कॉलन
एंड रेक्टम, हमें इतनी चीज मिली। और फाइनली क्या मिला हमको, एनस। एनस क्या है, लास्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो कॉलन है, कॉलन में 3 पार्ट मिले मुझे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन, हमको इतने पार्ट मिल गए। क्लियर हो गई बात? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट रहते हैं। और यहाँ पर ये जो ड्यूटनम है, ड्यूटनम में जो सी शेप है, स्पेस जो बच रहा है, तो यहाँ पर कौन फिट है, पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज है, इसके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज। फिर इसके बाद जैसे ही सी शेप खत्म होता है तो जेजुनम, और फिर लास्ट वाले पार्ट को हम लोग इलियम कहेंगे। और सबकी अपनी फिक्स इसमें से ये क्या है, जेजुनम है। ये की लेंथ रहती है, इलियम की लेंथ रहती है, ड्यूटनम की भी लेंथ रहती है पर्सनल, लेकिन हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एकदम से मेडिकल पे नहीं उतर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे, नीट लेवल का ही जानेंगे कि हाँ 3 पार्ट होते हैं, ड्यूटनम होता है, ड्यूटनम सी शेप रहता है, फिर इसके बाद जेजुनम है, फिर इसके बाद क्या है, इलियम है। अब देखिए यहाँ पर ये सीकम वाला पार्ट है और ये क्या है, इलियम है। तो यहाँ पर ये गार्डेड रहता है वॉल्व से, और इस वॉल्व ये मान लीजिए यहाँ पर ये वॉल्व है, ऐसे ऐसे। तो इलियम और सीकम के बीच में, तो इस वॉल्व को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इलियोसिकल वॉल्व। क्या नाम दिया हमने, इलियोसिकल वॉल्व, हम लोगों ने ये नाम दे दिया। क्लियर हो गई बात? अब यहां से पाइलोरस है, पाइलोरस, और फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइलोरिक इंस्फिक्टर। क्या नाम देंगे, पाइलोरिक इंस्फिक्टर, इंस्फिक्टर या वॉल्व। इंस्फिक्टर मीन्स वॉल्व, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। जब जरूरत हो स्टोमक से इधर हो जाए और इधर वापस बैक फ्लो ना हो पाए। अगर वापस बैक फ्लो होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वहां पर वॉल्व से इसको गार्ड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्फिक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इलियम और सीकम के बीच में कौन सा वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व। इस जंक्शन को हम लोग इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। इसमें कौन सा वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व हमारे पास में ये आ गया। और हम लोग देखते हैं ड्यूटनम और पाइलोरस के बीच में कौन सा वॉल्व है, इन दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, कौन सा वॉल्व आ जाएगा, पाइलोरिक इंस्पेक्टर। कौन सा वॉल्व आ जाएगा, पाइलोरिक इंस्पेक्टर आ जाएगा। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में वॉल्व कौन सा है, ईसोफेजियल वॉल्व, ईसोफेजियल वॉल्व। ये तो हमारे पास 3 वॉल्व आ गए। क्लियर हो गई बात? हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इसमें से, अपेंडिक्स की बात कर लेते हैं इसमें। अब देखो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स हम लोगों ने इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में देखा यहाँ पर। तो अपेंडिक्स का रोल क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे रहती है अपने पास में, ये अपेंडिक्स है ये। तो अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्म मीन्स जर्म्स, जो राउंड वर्म होते हैं उस तरह से उनको बोलते हैं वर्म। तो उसी शेप में है, लगभग वर्म टाइप के हैं, इसलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सिंपली आप नाम दे देंगे इसको अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स है, पहले ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, पहले प्रिमिटिव
एट द प्रिमिटिव टाइम ये अपेंडिक्स किस में हेल्प करता था? सेलुलोज डाइजेशन में। लेकिन धीरे धीरे जो खाने पीने की जो हैबिट है वो चेंज होती गई और ये कैसा हो गया, ये खत्म हो गया, सेलुलोज का डाइजेशन खत्म हो गया। अब ये कैसा हो गया? वेस्टिजियल हो गया। अब इसका फंक्शन खत्म हो गया धीरे धीरे करके, वेस्टिजियल हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम लोग अपेंडिक्स में करते हैं कि ये एक तरह से लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। इसमें लिम्फ नोड्स रहता है। कैसे वर्क करता है ये लिम्फॉइड ऑर्गन? क्या है इसमें? हैविंग लिम्फ नोड। इसमें से क्या रहते हैं? लिम्फ नोड रहते हैं। तो ये आप कतई ना समझिए कि वेस्टिजियल हो गए, बेकार हो गए, उसमें कोई रोल नहीं है। एक बार ऑप्शन जरूर देखिए कि जो अपेंडिक्स है उसका क्या काम है, वेस्टिजियल है या लिम्फेटिक टिश्यू की तरह काम करती है, हैविंग द लिम्फ नोड्स। तो आप इसमें ध्यान रखिए लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करती है और उसमें से क्या रहते हैं? लिम्फ नोड रहता है। तो एक तरह से वो कैसा हो गया? लिम्फेटिक टिश्यू की तरह हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरे हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है और उसमें कौन कौन से पार्ट कहाँ पर कैसे रहते हैं वो मैंने पूरा बता दिया आपको। यहाँ पर एक एक पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। थोड़ा सा डाइजेशन में कुछ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल आप बहुत अच्छे से पढ़िए, हमको सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ाने। अब हम लोग एक एक स्टार्ट करेंगे। टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर हम लोग फेरिंग्स में आ जाएंगे, इसोफेगस में आ जाएंगे। इसोफेगस में आने के बाद पहले एलिमेंट्री कैनाल की पूरी हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ गॉबलेट सेल होती हैं और गॉबलेट सेल होती हैं कैसी होती हैं, पैराइटल सेल कहाँ होती हैं, पेप्टिक सेल कहाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी आज हम लोगों ने डाइजेशन समझा है और डाइजेशन क्या होता है वो मैंने समझ लिया और एलिमेंट्री कैनाल मैंने समझ ली। एलिमेंट्री कैनाल के साथ में हमारे पास में एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उसको भी हम लोगों को देखना है। वो आज हम लोग नहीं देख पाए, वो नेक्स्ट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे इसमें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग वो देख लेते हैं पहले आज। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें से डाइजेशन। थोड़ा सा मैंने इसको रिटेन में, ताकि जो बच्चे बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 11th वाले बच्चे, तो रिटेन में वो लिख सकें। तो रिटेन के लिए मैंने नोट्स इसमें बता दिया है कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, केमिकल डाइजेशन क्या है। अब देखिए मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है, कह रहा है द टीथ कट एंड ग्राइंड। टीथ क्या करेगा? किसी चीज को कट करेगा, फिर ग्राइंड करेगा, पीसेगा उसको। बिफोर इट इज सॉल्यूड, निगलने के पहले इसको कट कर लेगा और कट करने के बाद उसको क्रश करेगा, पीसेगा। फिर इसके बाद एंड देन स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक। स्टमक के जो स्मूथ मसल्स हैं, देखिए मसल्स में कंफ्यूज मत होइए। अगर वो बोन से जुड़ी है तो स्केलेटल मसल, अगर बोन नहीं है वहां पर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल। और तीसरी हार्ट में, जो स्पेशल हार्ट में पाई जाती है बस, तो उसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। एंड देन स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में चर्न किया जाता है द फूड। एज ए रिजल्ट द फूड द मॉलिक्यूल्स बिकम डिजॉल्व्ड एंड थ्रूली मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिक्स किया जाता है। अब अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो मिक्स्ड हैं वो अगर कुछ केमिकली चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल डाइजेशन कहेंगे। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है, पहले आप उसको कट करिए, क्रश करिए और इतना ज़्यादा क्रश करिए और कि वो डिजॉल्व हो सके। फिर उसमें से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम को मिक्स कर दीजिए कि केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाए। अब वो एंजाइम अगर कुछ काम करेंगे तो केमिकल डाइजेशन में आ जाएगा। केमिकल डाइजेशन देखिए क्या होता है, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस। वही चीज आ गई। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हो गया? मोनोमर। आप इतना समझिए जो पॉलीमर फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है, इनको इनके मोनोमर यूनिट में तोड़ दीजिए। प्रोटीन है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड में, लिपिड है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड है तो किस में आ जाएगा? वो न्यूक्लियोटाइड में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में और आप ब्रेक कर लीजिए तो शुगर बेस उसका निकाल लीजिए
ठीक है ना। तो शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड ये तीनों निकल आएंगे। तो शुगर बेस तक आप पहुंच जाए न्यूक्लिक एसिड में, तब आपको समझ में आ जाएगा वो मोनोमर यूनिट में चेंज हो चुका है। या सिंपल से इसको आप ऐसे समझिए, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट है, और कौन है? प्रोटीन है, और लिपिड है, कौन सा है चौथा? कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। और हमारे पास में क्या न्यूक्लिक एसिड है। अगर ये चार हमारे पास में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं किस में? मोनोमर यूनिट में। अब मोनोमर यूनिट में कार्बोहाइड्रेट है तो किस में आ जाएगा? वो मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ जाएगा, मोनोसैकेराइड में। फिर क्या? प्रोटीन है, अगर प्रोटीन है तो किस में आ जाएगा? वो अमीनो एसिड में आ जाएगा। और लिपिड है तो किस में चला जाएगा? ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। और न्यूक्लिक एसिड है तो किस में चला जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में। अगर इनको इसके मोनोमर यूनिट में अगर चेंज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दैट प्रोसेस नोन एज डाइजेशन, और इट इज द टाइप ऑफ केमिकल डाइजेशन। और ये किस टाइप का डाइजेशन है? केमिकल डाइजेशन है ये इसको हम बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। ये है केमिकल डाइजेशन। क्लियर हो गई बात? एक्चुअल में डाइजेशन जो हमारा है तो वो ये है, इसको आपको समझना है कि इसको मोनोमर यूनिट में ही ब्रेक करना है। अब देखिए इसको अगर हम लोग मोनोमर यूनिट में ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे देखिए कैसे क्या होगा, समझिए। जैसे हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट है ये। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स इसको कन्वर्ट किस में किया गया है? मोनोसैकेराइड में। और ये जो मोनोसैकेराइड है यहाँ पर कौन सा है? ये ग्लूकोज है। कौन सा मोनोसैकेराइड हो गया? ग्लूकोज हो गया। तो इस ग्लूकोज से आगे क्या होगा? देखिए मोनोसैकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज है ये, या हम इसको यहाँ पे नीचे लिखे दे रहे हैं, तो क्या है? ग्लूकोज है ये। तो इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज होना, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन। दैट इज द डाइजेशन। अगर डाइजेशन आपने कर लिया है, उसको मोनोमर यूनिट में ब्रेक कर लिया है, तो इससे क्या हो जाएगा? इस ग्लूकोज से एटीपी आप निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। दैट इज द रेस्पायरेशन। अगर आप डाइजेशन नहीं करेंगे, उसको मोनोमर यूनिट में नहीं लाएंगे, तो कभी रेस्पायरेशन नहीं हो सकता है। रेस्पायरेशन नहीं हो सकता, एटीपी नहीं निकलेगी, एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो नहीं निकलेगा। और अगर एटीपी नहीं निकलेगी तो फिर कोई काम नहीं हो सकता है। इतना समझ में आ गया कि एक्चुअल में डाइजेशन क्या है और एक्चुअल में रेस्पायरेशन क्या है? समझ लीजिए इस बात को कि डाइजेशन क्या है, रेस्पायरेशन क्या है, कहीं पे कंफ्यूजन न रह जाए। डाइजेशन तो बस इतना समझिए कि उसकी मोनोमर यूनिट में ब्रेक कर लेना ही क्या है? डाइजेशन है। और उसको फिर आगे उस मोनोमर यूनिट से आप एनर्जी निकाल लीजिए, एटीपी निकाल लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन कहेंगे। तो रेस्पायरेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन से ही जुड़ा हुआ रेस्पायरेशन है। अगर डाइजेशन नहीं अच्छा है तो रेस्पायरेशन, फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पायरेशन कैसे हो पाएगा प्रॉपर्ली? नहीं हो पाएगा ना। चलिए देखते हैं इसमें आगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा कि अगर फूड पार्टिकल माउथ से बक्कल कैविटी में गया तो क्या बोलेंगे? स्टमक में गया तो क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन में गया तो क्या बोलेंगे? ये देखते हैं इसमें से। चलिए हमारे पास में देखिए क्या क्या मिला। जैसे हमारे पास में माउथ हो गया, फिर बक्कल कैविटी हो गई, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से क्या हो गया? स्टमक हो गया, और स्टमक से क्या मिला? स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या बात क्या मिला? लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये इतना हम लोगों को देखना है। ठीक है, माउथ से जो हम लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फूड,
फर्स्ट ओपनिंग जो है वो क्या माउथ है, हम लोग ऐसे लेंगे तो फूड। फिर हम लोग उसमें से सलाइवरी एंजाइम और क्रश करके जो कुछ भी बनाएंगे, मतलब बक्कल कैविटी में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलेंगे, ये बोलस फॉर्म में है। बोलस फॉर्म से फेरिंग्स में ऐसे ही आएगा और बीच में इसोफेगस भी आएगा। यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसोफेगस से किस में आ जाएगा, स्टोमक में आ जाएगा। जब बोलस स्टोमक में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या है ये, काइम है। काइम को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड। क्या होता है ये, सेमी डाइजेस्टेड। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, आधा। अब इसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू हो जाता है, और जो प्रोटीन है तो प्रोटीन स्टमक में हो जाती है। बायोमॉलिक्यूल्स टोटल 4 होते हैं, तो यहाँ आते आते कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का कुछ न कुछ डाइजेशन शुरू हो जाता है। कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी पार्शली डाइजेशन तो हो ही जाता है ना। प्रोटीन है तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, पेप्टाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से 2 चीजों का डाइजेशन होता है। टोटल मॉलिक्यूल्स 4 होते हैं, मतलब आधे का डाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड। वो भी एक लिपिड है जो बटर फैट है उसको छोड़ के, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट हो जाता है पेट में, नहीं तो कोई भी लिपिड स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये कि हम क्या कहना चाहते थे इसमें से। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हम लोग कहेंगे ये क्या कहलाता है, ये काइल। ठीक है ना। जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइम। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन से कहाँ, एनस में। एनस से जो आउट ऑफ बॉडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीकल। क्या है वो, फीकल मैटर में आता है वो। तो क्लियर हो गई ना बात। इसमें से जो मेन हमारे पास में जो मेन पूछा जाता है तो वो कौन कौन सा है, काइम एंड काइल, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। और ये तो पता ही है ना कि माउथ में या आउट ऑफ बॉडी है, जिसको हम लोग आप लेंगे उसको इनटेक करेंगे, वो फूड होगा। जो आउट ऑफ बॉडी करेंगे वो क्या होगा, फीकल मैटर हो जाएगा। इतनी चीजें हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बोलस क्या होता है, काइम क्या होता है, काइल क्या होता है, फीकल मैटर क्या होता है, सारी चीजें आपको समझना है ये। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ये, इनको याद रखना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से एक एक की बात करेंगे। माउथ में जो टंग है, टीथ है, तो हम लोग के टीथ से बात करते हैं। टीथ से स्टार्ट करेंगे और टीथ से स्टार्ट करने के बाद आगे एक एक पढ़ेंगे हम लोग कि टीथ कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और फिर बक्कल कैविटी में तो वही सारी चीज़ें हैं, फिर फेरिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम लोग इस तरह धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही इसको रखते हैं। बस आप इतना समझिए आज कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, समझिए कि सब कुछ हो गया। आज का लेक्चर अगर जिसको समझ में आ गया, समझिए कि पूरा का पूरा डाइजेशन आ ही गया। अब उसमें से कोई डाउट नहीं बचा है, ये डाउट है। अगर डाइजेशन समझ में आ जाएगा तो ये तो ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन होना है, एक्चुअल में डाइजेशन क्या होता है वो समझ में आ गया तो ये तो अपने आप आ जाएगा। डाइजेशन समझ में आ जाएगी तो गारंटी है कि रेस्पिरेशन आपको समझ में आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और छोटे छोटे जो कुछ पॉइंट्स हैं तो वो आप समझ लीजिए इनको। बाकी हम लोग एक एक टीथ से हम लोग बात करेंगे, और जब टीथ से बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उसमें सारी बातें हम लोग करते हैं एक तरफ से। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।